तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी जी का। आपका अभिनंदन है स्मृति जी। और सुबह से सेशन की इंतजार है सबको। और जब मैंने सोशल मीडिया पे लिखा कि मैं आपका साक्षात्कार करने के लिए जा रहा हूं, तो सबने सवाल बहुत सारे भेजे हैं पूछने के लिए। पहला सवाल, क्योंकि आप नेता भी हैं, एक बहुत बड़ी टीवी स्टार भी हैं, साबरमती रिपोर्ट एक करके फिल्म आई है और उसको लेकर बहुत से सवाल जवाब है। अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी उस फिल्म को देखकर आए हैं और वो भी भावुक हो गए हैं। क्या आपको लगता है, और जो उसके एक्टर हैं जिसने उस फिल्म में काम किया, उन्होंने रिटायरमेंट टेम्परेरी ले ली है, सच दिखाना बहुत कठिन है और सच को पर्दे पे लाना उससे ज्यादा कठिन हो जाता है स्मृति जी? उस सच को जीना और भी मुश्किल होता है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री जी के संदर्भ में जो आपने कहा, मैं तो नहीं जानती, लेकिन आपने कहा कि वो फिल्म देखकर शायद भावुक हो गए हैं। उस अग्नि परीक्षा से गुजरना मुश्किल होता है, उस सच को जीना मुश्किल होता है। और आज उस सच को दर्शाने की अगर किसी ने हिम्मत जुटाई है, तो ऐसी फिल्म की क्रू को, ऐसी टीम को भी मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं। चाहे 2002 का दौर हो, चाहे ये 2024 का दौर हो, नैरेटिव बिल्डिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर कई लोग विक्टिम बनते हैं, हमने उसको बनते हुए देखा है। क्या आपको लगता है कि जिस सच की बात हो रही है वो सच वाकई इतना कड़वा होता है कि कई लोगों को इतना अखरता है कि वो निश्चित तौर पर दूसरे व्यक्ति के परिवार को भी धमकियां देने लग जाते हैं? देखिए, कुछ लोग अपनी राजनीति सिर्फ नैरेटिव के आधार पर करते हैं। जितना मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को देखा है, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अब प्रधानमंत्री की उनकी यात्रा को, उनकी राजनीति कभी भी नैरेटिव बेस नहीं हुई है। उनकी राजनीति हमेशा डेवलपमेंट के आधार पर रही है। और जब डेवलपमेंट का, विकास का कोई तोड़ ना हो, तो इस प्रकार के नैरेटिव गढ़े जाते हैं कि आदमी टूट जाए अगर मुद्दा ना टूट पाए। तो कहीं ना कहीं ये नरेंद्र मोदी एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उनकी काबिलियत का बहुत बड़ा प्रमाण है कि इतने बड़े, मुझे लगता है, अटैक के बावजूद जब स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स उनके खिलाफ भी इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो तटस्थ थे। और आज एक फिल्म के माध्यम से ही सही, कहीं ना कहीं उनका दर्द झलका होगा और वो सच सामने आया होगा। जी, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग की बात हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव था, मैंने उस चुनाव को खुद बहुत अच्छे से कवर किया। 2014 हो, 2019 हो, 2009 हो, लेकिन 2024 के चुनाव के अंदर एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि मोदी तीसरी बार आएगा तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। मोदी तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो संविधान को बदल देगा। क्या आपको लगता है उस नैरेटिव ने बीजेपी को एक बड़ा नुकसान दिया? और उत्तर प्रदेश हो चाहे महाराष्ट्र हो, सीटें बीजेपी की कम हुई। मुझे लगता है कि अगर आप 2024 का चुनाव विशेषतः 2014 के नजर से देखें, तो 24 का चुनाव तो नामुमकिन सा था। इनफैक्ट 24 ही क्यों, 19 में भी नरेंद्र मोदी का जीतना लोगों को मुमकिन लगता ही नहीं था। कुछ लोग जो विपक्ष में आज भी हैं, 3 बार लगातार, उन लोगों का यह मानना था कि 14 भी मोदी के लिए मुमकिन नहीं है। तो 14 से लेके 24 तक का ये सफर नामुमकिन को मुमकिन किया मोदी ने जी। और जहां तक 24 के चुनाव की बात है, मैं इस बात से अपने आप को दरकिनार नहीं करती कि नेगेटिव नैरेटिव जो विपक्ष ने गढ़ा, कई लोग उसके अधीन हुए, कई लोग उसके विक्टिम बने। लेकिन हाल फिलहाल में जो चुनाव में आप परिणाम प्रदेश सरकारों में विशेषता देख रहे हैं, वो इस बात का आपको साफ संकेत देता है कि नरेंद्र मोदी ने विकास की जो गाथा हमारे देश में गठित की है, उस पर लोगों को निरंतर विश्वास है। अच्छा स्मृति जी, आप भी बड़ी डेयरिंग हैं। आपने कपिल सिब्बल के खिलाफ चुनाव लड़ा, फिर आपने राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। क्या आपको लगता है 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, 2019 का चुनाव, 2019 में तो आपने राहुल गांधी को सीधी लड़ाई में हरा ही दिया, और 2024 का चुनाव, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव ये कहता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दिल्ली की सड़कों से उठकर देश के राष्ट्रपति के समकक्ष, देश की कैबिनेट के मंत्री होने के नाते खड़े होने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मीडिया में भी एक खिताब पाते हैं और राजनीति में भी छाप छोड़ते हैं।
बहुत कम लोग ऐसे हैं, और मैं इसमें महिला पुरुष का भेद नहीं करती, क्योंकि अगर आप अमेठी का ही इतिहास देखें तो किसी भी नॉन कांग्रेस एमपी ने 5 साल कभी अमेठी में पूरे नहीं किए। तो बहुत कम लोग होते हैं जो 5 साल भी पूरे कर पाते हैं, बहुत कम लोग हैं, इनफैक्ट मैं शायद एक ही हूं पूरे देश के इतिहास में जिसने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हराया है। जी, तो जब इतने खिताब पा चुकी हूं, तो एक हिंदी में शब्द है सिंहावलोकन, मतलब पलट के देखता है शेर एक बार जरूर कि उसकी यात्रा कैसी रही। तो मैंने जब पलट कर देखा तो यात्रा इतनी भी बुरी नहीं है। जी, लेकिन 2019 में आपने राहुल गांधी को हराया, लेकिन 2024 में आते आते बदल क्या गया नैरेटिव? जो बदला, मुझे लगता है पार्टी की चार दीवारी पर उसमें चर्चा जो मैंने की है वही पर्याप्त है। उसको सार्वजनिक रूप से छेड़ने से दो बातें होंगी। एक दिन जब सच सामने आएगा तो शायद लोगों को लगे कि आपने कल तो ऐसा कहा, आज ऐसा क्यों कह रही हैं। जी, तो कुछ सच आएगा सामने, आपको कुछ लगता है? चीजें ऐसी हैं जो पार्टी की चार दीवारी में ही बोलना उनको बेहतर होगा। आपने हाल ही के विधानसभा चुनावों की बात करी, लेकिन उन चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी कुछ में जीती, कुछ में बीजेपी का परफॉर्मेंस नहीं अच्छा रहा, लेकिन विपक्ष कहता है कि सब ईवीएम का खेल है, ईवीएम की वजह से सब कुछ हो रहा है। जहां वो जीतते हैं वहां ईवीएम का खेला नहीं होता, वो जहां कहते हैं वो वो तो वहां पर जीत हारते रहे हैं हैं, वहीं पे ईवीएम का खेला मानते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईवीएम के ऊपर उनका प्रहार मात्र हमारे लोकतंत्र पर प्रहार नहीं है, नरेंद्र मोदी के लेजिटिमेट राइट टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री, उस पर प्रहार है। वो चाहते ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी को कभी भी इलेक्टोरल लेजिटिमेसी मिले। बार बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा का चुनाव जीतना उनके लिए घातक है, उनके लिए सबसे बड़ा मुझे लगता है एक चुनौती का विषय है। इसलिए जब वो ईवीएम पे प्रहार कर रहे हैं, वो एक्चुअली नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की काबिलियत पर, जनता के विश्वास पर वो प्रहार कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि उनका ये प्रहार या उनका ये एक दुस्साहस कह सकते हैं हम लोग, वो राजनीतिक मायने से, लोकतांत्रिक मायने से, कानूनी मायने से गलत है। ऐसा नहीं है कि वो जानते नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम उनसे काउंटर सवाल नहीं करते। मैंने काउंटर क्वेश्चन पूछा एक विपक्ष के नेता से, उन्होंने बोला देखिए, उन्होंने पूरी क्रोनोलॉजी समझाई। उन्होंने बोला देखिए, अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, हरियाणा जीत गए, जम्मू कश्मीर हमें जितवा दिया, फिर झारखंड हमें जितवा दिया, महाराष्ट्र हरवा दिया। ये क्रोनोलॉजी विपक्ष के नेता ने मुझे सुनाई, जो वो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा राजनीति में जो टिप्पणी करता है व्यक्ति, या तो वो निम्न स्तर की राजनीति करता है या तो वो निम्न बुद्धि वाला व्यक्ति है। तो आपको डिसाइड करना है वो दोनों में से क्या है। जी, लेकिन अब तो कांग्रेस पूरी ईवीएम को लेकर एक, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस आज के राजनीतिक राष्ट्रीय स्वरूप में जेन्युइनली पॉलिटिकली हमारे देश में कंट्रीब्यूट कर रही है। जितना मैं देख पा रही हूं इस वक्त आचरण को, कांग्रेस के नेतृत्व के आचरण को, मुझे लगता है वो पोस्ट मोदी की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं मान लिया है कि जब तक मोदी है उनका चुनाव जीतना केंद्र में मुश्किल है। लेकिन फिर भी अब तो एक बड़ी यात्रा की तैयारी है उनकी। जैसे भारत जोड़ो यात्रा थी, वैसे ईवीएम कोई विरोध में होगा, वो बैलेट से चुनाव चाहते हैं। देखिए, यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, फायदा लेकिन हारे ना, विपक्ष में आज भी बैठे हैं। लेकिन वो तो 99 पे खुश है। यात्रा तो उन्होंने जलेबी को लेकर हरियाणा में भी की, लेकिन हारे। तो यात्रा करना उनका अधिकार है। खुश हैं 500 में से, वो उनका विषय है, हमारा नहीं है। मुझे लगता है कि हम या तो अपना दृष्टिकोण, अपना ध्यान राष्ट्र की उन्नति पे रखें या तो उनकी यात्रा पे रखें। मैं एक चीज इंटरेस्टिंग क्योंकि चुनाव को मैं जब 2024 के कवर कर रहा था, और ये मैंने बाद में कई बार सोचा, बीजेपी 240 सीटें आने के बाद परेशान थी और कांग्रेस 99 सीटें आने के बाद बहुत खुश थी। यही अंतर है दोनों पार्टियों के डिसिप्लिन में, दोनों पार्टियों के दृष्टिकोण में, दोनों पार्टियों की क्षमताओं में, कि हमारी पार्टी में भले ही आप तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, तब भी आपकी पार्टी में संगठित रूप से लोग ये परिचर्चा जरूर करते हैं कि कहां कहां हमें और बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है, कहां कहां हम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं, कहां कहां हम अपने समन्वय को बढ़ा सकते हैं, अपने कोलैबोरेशन को बढ़ा सकते हैं। हरियाणा में आपको लगता है, आपके अनुसार हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसा क्या ट्रिगर करा कि बीजेपी को इतनी प्रचंड जीत मिली? और हरियाणा में तो तमाम पोलस्टर्स को, तमाम चीजों को धता बताते हुए बीजेपी की बड़ी जीत हुई है।
देखिए, नरेंद्र मोदी बार बार कार्यकर्ताओं से एक ही गुजारिश करते हैं, एक ही निवेदन What triggered? करते हैं कि बूथ पर जाओ, जनता से बूथ पर जुड़ो। बूथ पर भले ही 5 घर हों, 6 घर हों, लेकिन हर घर जाकर निवेदन करो हाथ जोड़कर कि हमें सेवा का मौका दो। तो कहीं भी एरोगेंस कि हाँ नरेंद्र मोदी हमारे प्रमुख नेता हैं, उस बात का कभी भी अहंकार मत रखो। कभी भी इस बात का अहंकार मत रखो कि आज हमारे देश में 80 करोड़ नागरिकों को नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार के चलते मुफ्त राशन मिलता है। कभी भी इस बात का अहंकार ना करो कि लगभग 40 से 50 करोड़ गरीब लोगों को आयुष्मान भारत योजना का उपहार सहयोग मिलता है। इतनी उपलब्धियों के बावजूद नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि आप एक एक घर, एक एक व्यक्ति, एक एक गांव, एक एक गली तक जाइए, हाथ जोड़िए, सर झुकाइए, वोट मांगिए, ताकि आप सेवा दे सके। जी। सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए वोट एक मांगिए। एक बात, आपको उम्मीद थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा में इतनी प्रचंड जीत होगी भारतीय जनता पार्टी की? आप महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों में मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस चला लीजिए। मुझसे ये सवाल तब किया गया था, विशेषतः गांधी परिवार की यात्रा को लेकर। तब भी मैंने हरियाणा में कहा था कि यात्रा लोकसभा में भी निकाली हारेंगे और यात्रा विधानसभा में भी निकाल रहे हैं तो हारेंगे। ऐसा क्या हुआ कि कुछ दिनों पहले लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी को उतनी सीटें उन स्टेट्स में नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत मिल रही है? देखिए, अंततः आपको इस बात से सरोकार है कि क्या आप प्रधानमंत्री पद पर अपने कार्यकर्ता को विराजित कर पाए कि नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लिखा। ये भी सत्य है कि हाँ, जब हम सब इकट्ठे बैठते हैं, बड़े हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, वो इस बात पर चिंतन जरूर करते हैं, बताओ कहाँ क्या कमी रह गई या कहाँ हम अपनी ताकत को और बढ़ा सकते हैं, या ऐसा क्या काम है या ऐसा क्या संवाद है जनता के साथ जिसको हम बेहतर कर सकते क्या हैं। इसमें संघ का भी बहुत बड़ा रोल है? मैं संघ की प्रवक्ता के नाते कुछ बोल नहीं सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक कार्यकर्ता मात्र बोल सकती हूँ। जी, मेरा अगला सवाल है आपसे। आप प्रधानमंत्री मोदी जी पर एक किताब लिखी गई है जिसके लिए आप लगातार यात्रा कर रही हैं, मोदी लॉ कन्वर्सेशन फॉर अ विकसित भारत, जो डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने लिखी है। क्या है उस किताब के अंदर, अगर आपसे अपने व्यूअर्स के लिए पूछूं? हम 4 राष्ट्रों में आज ही लौटी हूं आपके कॉन्क्लेव से 2 घंटे पहले। उसके लिए धन्यवाद। ओमान, कुवैत, यूएई और इंग्लैंड, इन चारों राष्ट्रों में मन की बात के ऊपर परिचर्चा हुई। भारतीय मूल के जितने भी वहां के नागरिक थे उनसे भी, और जो उस देश के मूलतः नागरिक हैं, विदेशी हैं, उनसे भी। उनके साथ चर्चा करने में इस बात का एहसास तो जरूर हुआ कि वो काफी इस बात से चकित थे कि एक हेड ऑफ गवर्नमेंट अपनी दिनचर्या में इतना समय निकालते हैं कि वो सीधा अपने नागरिकों के साथ संवाद करते हैं। विश्व भर में ऐसा कोई भी प्रधान सेवक नहीं है और भारत के पास ऐसी भूमिका में नरेंद्र मोदी हैं। ये चर्चा का विषय कम से कम 4 राष्ट्रों में मैंने इन्हें बनते देखा। दूसरा, जिन देशों के आपने नाम बताए सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुस्लिम देश हैं, मोस्टली सिर्फ यूके छोड़कर। लेकिन इसमें एक चीज और देखने को आई कि परिचर्चा के साथ साथ भारत की उपलब्धियां अब हम हिंदुस्तानी होने के नाते मात्र नहीं गिनवाते, वो सामने से अब इन परिचर्चाओं में खुद सवाल भी करते हैं और जवाब भी बनते हैं। तो टू बी एन इंडियन इन दीज टाइम्स इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आप पहले एक दौर देख चुके अपने मुल्क में, जब आपको जाके अपनी मुल्क की उपलब्धियां बतानी होती थी, कई बार वाद विवाद होता था। अब बढ़ चढ़कर लोग और छोटे से छोटे तबके से आए हुए लोग भी हिंदुस्तान ने क्या क्या हासिल किया है, स्पेशली कोविड के वक्त, उसको आज भी मैं चर्चा में पाती हूं। जी, राहुल गांधी बहुत जोर शोर से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी मोदी कुछ भी कर ले, हम करके रहेंगे जातिगत जनगणना। आपकी तरफ से योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोंगे तो कटोंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला एक रहूंगे तो सेफ रहूंगे। तो ये काउंटर पॉइंट है जो राहुल गांधी ने बोला। आप प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं कि वो क्या बोले, एक ना रहो? देश का प्रधानमंत्री खड़गे साहब कहते हैं डिवाइसिव पॉलिटिक्स है। अगर देश के प्रधानमंत्री बोलते कि बटो, तब डिवाइसिव पॉलिसी, पर योगी बोलते हैं बटोंगे कटोंगे। मैंने कहा ना, अगर देश के प्रधानमंत्री कहते कि हम सबको विभाजित होना चाहिए, तब मैं मानती कि वो विभाजनकारी बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों को एकजुट होना चाहिए, इसमें गलत क्या है? पर ये बीजेपी का नैरेटिव है कि अगर आप जातिगत जनगणना की बात करोगे तो हम इस देश की 80% आबादी को बोलेंगे कि तुम एक हो जाओ। आपको हास्यास्पद नहीं लगता कि राहुल गांधी बात करते हैं पिछड़ों की
और नरेंद्र मोदी जो स्वयं ओबीसी परिवार से हैं उनका विरोध करते हैं। लेकिन आपको हास्यास्पद नहीं लगता कि राहुल गांधी बात करते हैं ट्राइबल्स की और द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान करवाते हैं अपनी पार्टी से? आपको हास्यास्पद नहीं लगता कि कोविंद जी जब राष्ट्रपति थे तब इसी कांग्रेस पार्टी ने उनका भी अपमान किया था? एक राहुल जी की तो इसका मतलब उनके लिए वो समाज का विशेष मुद्दा नहीं है, वो उनकी पॉलिटिकल कन्वीनियंस का मुद्दा है। एक राहुल जी की और शिकायत आई है, वो मैं आपको सुनवा देता हूं, हो सकता है कि आप उसका कुछ समाधान बता पाएं। राहुल जी की शिकायत सुना देते हैं जरा। तो बिट्टू जी समाधान करेंगे, मैं कहां से करूं? 90% बिट्टू जी से बहुत शिकायत है हिंदुस्तान की उनकी। आबादी इन वर्गों में से आती है, उसमें आप 5% जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है उसका माइक ऑफ हो जाता है। अब उनका माइक बंद हो गया था। माइक कार्यक्रम उनका, माइक उनका, बंद करने वाले उनके लोग, तो दोष मोदी पे क्यों दे रहे हैं? अब बात ही कुछ ऐसी की हाँ, होगी। कांग्रेस का ही कार्यक्रम था। खैर, वही तो कह रही हूँ, आपके यहाँ पे शीर्षक में लिखा था, तो बात ही कुछ शायद ऐसी की है कि उनके अपने लोगों को हजम नहीं हुई। जी चलिए, प्रियंका गांधी अब लोकसभा में आ गई हैं और संजय राउत ने आज कहा, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, शिवसेना यूबीटी के लीडर हैं, वो कहते हैं अब शेरनी आ गई है, अब पता लगेगा बीजेपी वालों को। मेरा ये मानना है कि मैं पुनः कहती हूं, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के नाते, जिसने भी हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव, क्योंकि मैंने स्वयं वहां काम किया है दोनों स्टेट्स की इकाइयों के साथ, आपको कहीं भी कांग्रेस चुनाव बहुत ही सीरियसली लड़ती हुई नजर नहीं आई। तो एक है ब्रांड पॉलिटिक्स और एक है जेन्युइन पॉलिटिक्स। तो अगर उनका इस बात से कहीं ना कहीं संतोष अपने आप को मानते हैं कि ब्रांडिंग से ही उनकी पॉलिटिक्स है, तो ये उनको मुबारक। मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के हर कार्यकर्ता को एक ही संकेत है, एक ही कहीं ना कहीं हमें मार्गदर्शन है कि आप ये बताइए कि जनता का उस गांव में, उस गली में, उस मोहल्ले में आप क्या सेवा का कार्य कर सकते हैं। कहीं भी आपको कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी का ब्रांडिंग ऑफ पॉलिटिक्स में दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्या आपको लगता है ये भाई बहन की जोड़ी क्या वाकई कुछ असर दिखा पाएगी, जैसा लगातार आपको बोला जा असर रहा? दिख नहीं रहा विपक्ष में? नहीं, देखिए विपक्ष वाले तो बड़े उत्साहित हो गए हैं कि प्रियंका जी भी आ वही तो गई कह हैं, रहे। वो भी घेरेंगी। एक ही पार्टी है जो विपक्ष में रहकर उत्साहित हो सकती है। जी चलिए, मेरा अगला इतनी उत्साहित है कि सतत विपक्ष में ही बनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मंत्रमुग्ध शायद मानते हैं कि लोग हो रहे हैं, लेकिन अंततः लोग एक नेता को क्यों चाहते हैं? इसलिए क्योंकि वो स्क्रीन पे अच्छे दिखते हैं, या इसलिए क्योंकि वो जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं? आपने जिनका नाम लिया, उनके मुख से कभी भी इस देश के बारे में ठोस आर्थिक या सामाजिक पॉलिसी सुनी है, समाधान सुने हैं कभी? कभी नहीं सुने। आपको याद होगा, आपने आज से कम 4-5 साल पहले मेरा एक इंटरव्यू किया था। जी। मैंने तब आपको एक वादा किया था, जिस वादे को मैं पूरा कर पाई हूं। मैंने कहा था और कुछ करूं या ना करूं, इतना जरूर मैं आपको संभव कर दिखाऊंगी कि मेरी वजह से ये लोग अपने क्षेत्र में ज्यादा घूमने लगेंगे। वो वादा भी मैंने अपना निभाया जी। कि और काम करें या ना करें, क्षेत्र में दिखेंगे जरूर। अब जी अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल मेरे बार बार मन में था, राहुल गांधी, आपको क्या लगता है राहुल गांधी खुद क्यों नहीं अमेठी से लड़े और उन्होंने केएल शर्मा को उतार दिया मैदान में? जीतने की उनकी गुंजाइश होती तो निश्चित रूप से परिवार से कोई लड़ता। उनको भी पता था कि उनके जीतने के आसार नहीं है। उनके आसार नहीं है तो उन्होंने उनको लड़ाया। मैंने कहा ना, परिवार में किसी के भी जीतने के आसार होते तो कोई वहां पर बंदिश नहीं थी कि वो ना लड़ते। जीतने के आसार नहीं थे उनके, ये उनको भी पता है, हमको भी पता है। जी, आपने अभी हाल ही में दिल्ली के सभी 7 जिलों में सदस्यता अभियान की आप प्रमुख हैं, आपने वहां कार्यकर्ताओं से बात करी होगी, लोगों का फीडबैक लिया होगा। दिल्ली का मूड क्या दिखता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई नेता लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मुझे लगता ये है बोला है उन्होंने ऑफिशियल। मुझे लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी की एक इलेक्टोरल स्ट्रैटेजी है, वो थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है। वो पुरानी हो चुकी है। अब
हर बार पर पानी तो फेंका गया अरविंद जी पर। वो मुझे नहीं पता क्या फेंका गया, क्यों फेंका गया, किसके प्रयोजन से फेंका गया। ये स्ट्रैटेजी कई बार दोहराई गई है, लेकिन अगर वाकई में केजरीवाल साहब के ऊपर दिल्ली की जनता को इतना विश्वास होता तो वो कभी भी अपनी कुर्सी छोड़कर किसी और को उस कुर्सी पर ना बिठाते। अच्छा, एक आपको ना जाइंट पॉलिटिकल किलर माना जाता है, तो दिल्ली में ऐसा कहा जा रहा है कि आप अरविंद ही मुस्कुराते हुए किसी को किलर बोल सकते हैं साहब। नहीं, मैं तो कह रहा हूं पॉलिटिकल किलर, मैंने कोट अनकोट करा, नहीं तो सोशल मीडिया पे मुझे भी पकड़ लेंगे अभी थोड़ी देर में। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी एक बड़ा सरप्राइज दे सकती है, तो क्या वो स्मृति ईरानी सरप्राइज हो सकती हैं? सारे सरप्राइजेस का ठेका मैंने उठा रखा है। देखिए, बीजेपी और बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड कब क्या करेगी वो ना आप उस पर चर्चा कर सकते हैं ना मैं। इतना ही आश्वस्त करती हूँ कार्यकर्ता होने के नाते कि अब दिन लग चुके हैं आम आदमी पार्टी के, अब कमल का फूल दिल्ली में भी खिलेगा। आपको लगता है दिन लग चुके हैं आम आदमी पार्टी के और इस बार बीजेपी अगर आएगी? उनको आपको लगता है? उनके नेता में जनता का विश्वास है तो केजरीवाल जी कभी भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। जी जी, लेकिन कई लोगों ने बोला कि आपने बीते दिनों आपने एक राहुल गांधी के बारे में बयान दिया था, वो बड़ा वायरल हो गया, जिसको लोगों ने बोला देखिए राहुल गांधी के बारे में आपके विचार बदल गए हैं। कैसे? अब वो कुछ वायरल हुआ, उसको लेकर बोला तो नहीं, एक बहुत अच्छे पत्रकार बंधु थे, उनको लगा कि मैं कैसे अपनी थोड़ी सी टीआरपी बढ़ाऊं, तो मुझे किसी और चैनल के मालिक ने बताया कि उन्होंने एक क्लिप निकाली और कहा पता है स्मृति ईरानी ने कोई कॉम्प्लीमेंट्री चीज बोली है ताकि वो इंटरव्यू थोड़ा चल जाए। अब मैं भी समझती हूँ क्योंकि खुद मीडिया से रह चुकी हूँ कि टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ लोग थोड़े ना थोड़े नए ढांचे में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा वक्तव्य बिल्कुल स्पष्ट था जी कि अगर आप राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी और जर्नी को देखें, पहले उन्हें लगा कि वो मंदिर मंदिर जाएंगे तो जनता का विश्वास और विशेषतः हिंदू समाज का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं जी। उसका मजाक बना, क्योंकि उन्होंने गोत्र से लेकर मंत्रोच्चारण से लेकर पहनावे तक का एक मजाक बना दिया। फिर उनके समझ में आया कि अगर आप मंदिर जाकर प्रभावित नहीं कर सकते तो पूरे समाज को बांट कैसे सकते हैं, तो उन्होंने फिर अपनी जातिगत राजनीति का सबको एक कहीं ना कहीं एक प्रमाण दिया। तो मेरा ये कहना कि वो मेरे कौम को, मेरे मजहब को, मेरे धर्म को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वो कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को लगता है तो उनकी बुद्धि को मेरा प्रणाम है। जी, लेकिन अब आप टीवी पे वापसी कर रही हैं, ऐसी लगातार खबरें आ रही हैं। एक शो शायद जिसकी टीआरपी घट रही थी, उनको लगा कि थोड़ा सा कैसे बढ़ा लें, तो सब कब से आ रहा है? नहीं, सबने एक दूसरे के साथ फेक न्यूज फेक सर्कुलेट की। फिर कुछ पत्रकारों ने मुझे फोन किया, मैंने कहा भैया 25 साल तो हमें भी हो चुके हैं मीडिया में, अब मैं ना कहूंगी तो भी हेडलाइन है, हाँ कहूंगी तो भी हेडलाइन है। तो हाँ है या ना है? अभी अगर मुझे टीवी में वापस ही अगर आना होता तो मैं किसी और का पल्ला पकड़ के क्यों आती? जी 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 जी, चलिए बिल्कुल आखिरी दौर है तो तस्वीरें इतना दम तो आज भी टीवी में रखती हूँ। एक तस्वीरें कुछ आ रही हैं, आइए दिखा देते हैं आपको। आइए देख लेते हैं पहली तस्वीर किसकी आ रही है। बेहतर सीएम कौन है इन दोनों में से? सीएम है कोई दोनों? नहीं, आतिशी जो सीएम है वो फॉर्मर सीएम है, आपको बेहतर कौन लगता है? मुझे लगता है आप कुछ महीनों बाद जब भारतीय जनता पार्टी के सीएम का चित्र यहां पर रखेंगे तो मैं आपको बता पाऊंगी कि यहाँ बेहतर चॉइस बीजेपी का सीएम है। जी, अगली फोटो देख लेते हैं किसकी आ रही है। संसद में पूरा गांधी परिवार, क्या आपकी टिप्पणी क्या है? 1 लाइन। परिवारवाद का सबसे उत्तम उदाहरण, क्योंकि अगर वाकई में दलित क्रांति में वो मानते तो अपनी सीट छोड़कर किसी दलित को टिकट देते। आखिरी फोटो है, देखते हैं। अब ये आप ही की फोटो है और आपके 2 अवतार हैं, स्मृति ईरानी एज अ लीडर एंड स्मृति ईरानी एज अ एक्टर। वहां पर भी यूनियनबाजी करती थी तो लीडर दोनों जगह थे। लेकिन आपको पसंद क्या है? आपको कौन सा रोल ज्यादा पसंद है? देखिए, मैंने कहा ना अमीश जी, बहुत कम लोग हैं जो 48 की उम्र में इतना सब कुछ जी लेते हैं। तो मैं चाहे माँ के स्वरूप में हूँ, चाहे नेता के स्वरूप में हूँ या मीडिया पर्सनालिटी के स्वरूप में हूँ, अंततः मैंने जो शिखर प्राप्त किए, मेरे लिए वो सारे शिखर, और जहां शिखर प्राप्त नहीं कर पाई वो सारे लम्हे, वो सारे लेसन यादगार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, इस मंच पे आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बिट्टू जी हैं हमारे यहाँ साथ, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बिट्टू जी, आपके माइक भी है, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी, खड़े होके। जी जी जी, बिल्कुल
जो उन्होंने कहा है भी इतने कम उम्र में, मैं अभी एकदम पीछे हूं, मैं 48 में जी इतनी चीजों में प्राप्ति करना, और एक कोई पॉलिटिकल फैमिली से या किसी अगर सिनेमा में भी बोला जाए किसी परिवार से नहीं है, तो दोनों जगह मैं तो यही कहूंगा भी इनसे सीखने की जरूरत है। बस इनसे पूछना, इनसे पूछने की बात नहीं, सीखने की बात। वेरी ग्रेशियस ऑफ यू बिट्टू जी। थैंक यू बिट्टू। बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिट्टू जी।